हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि कमेंट सेक्शन में भी अलग अलग रिक्वेस्ट आते रहते हैं। मतलब देखिए, शेयर बाजार का सिंपल गणित मैंने आप लोगों को बता दिया है। इधर शेयर ऊपर जाता है, ठीक है, कंसोलिडेट तो काफ़ी कम टाइम, मतलब आपका जो बाइंग प्राइस होगा उस लेवल पे तो काफ़ी कम बार देखने को मिल जाता है, या फिर वो ज़्यादा आपके बाइंग प्राइस से नीचे भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब मोटा मोटी अगर देखा गया तो ज़्यादातर करके स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है। और जैसे कि आपको पता है, आपके बाइंग प्राइस से अगर ऊपर होगा तो क्या ही तकलीफ की बात है। तो तकलीफ कब स्टार्ट हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्टॉक है एंड अगर वो 100 रुपये से नीचे जाना स्टार्ट किया तो फिर तकलीफें स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। सो डेफिनेटली आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि पिछले कई टाइम से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो पूरा डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है वो आपको बताइए बिजनेस ओरिएंटेड होने वाला है। मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक भागता भी है और गिरता भी है। ऐसा आज तक कोई स्टॉक पैदा नहीं हुआ है शेयर बाजार में जो कि कभी मतलब अच्छे रिटर्न्स दिए है बट बिना गिरावट के। हर किसी स्टॉक ने जो अच्छे रिटर्न्स दिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, आप इतिहास उठाकर देख लेना, वो कभी ना कभी 10%, कभी 20%, कभी 30%, कभी 40, कभी 50 भी गिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को काफ़ी बार समझा है, शेयर बाजार में आओगे तो गिरावट का तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। जो गिरावट नहीं फेस कर पाता है वो मतलब क्या ही शेयर बाजार में टिक पाएगा करके। और सोच कर देखिए, अगर सिर्फ शेयर बाजार में सिर्फ तेज़ी ही होती तो बच्चे बच्चे भी शेयर बाजार में यहाँ पे पैसा लगाकर पैसा कमा लेते। तो सबसे बड़ा टास्क कौन सा होता है? गिरावट को समझना एंड आगे क्या करना है इस चीज़ को समझना। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा कि ये जो स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं उनमें हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एंड गिरावट को ही स्टडी करना होता है बिजनेस लेवल पे कि गिरावट तो हुई है, ठीक है भाई, बट क्या वो कंपनियां कमबैक कर पाएंगी या नहीं, और कमबैक कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल का जवाब कैसे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस क्या बोलता है। अगर कंपनी का धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी कमबैक कर पाएगी। हाँ, हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, लगता भी है, बट अगर कंपनी के बिजनेस में ही दिक्कत अगर आ गई है तो फिर मतलब आप वहाँ पे मतलब ये भी बोलोगे मैं तो 25 साल होल्ड करूंगा, कोई फ़ायदा नहीं, 50 साल भी होल्ड कर ले, ठीक है, बिजनेस में ही दम नहीं रहा तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम लोग जो भी बात करने वाले, बिजनेस ओरिएंटेड बात करने वाले, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय होल्ड सेल एवरेज करो करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहली कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो ये जो कंपनी है, बिजनेस कैसा है इसका? इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी एकदम रॉकेट यहाँ पे बनी थी एंड उसके बाद आप देख सकते हो 50% तक गिर गया। ठीक है, वैसे तो इसको मैं पहले भी यहाँ पे कवर करता था, डॉक्टर लाल पाथ लैब को भी कवर करता था एंड एक और कंपनी कवर करती थी, कौन सा? यस, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इसका भी चार्ट पैटर्न आप देख लो, दोनों का चार्ट पैटर्न बिल्कुल सेम है। ऐसा रॉकेट बन गया और यहाँ पे आने के बाद ही ये भी 50% गिर गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई है? तो इसके पहले भी जब मैंने इसको कवर यहाँ पे करता था तो आपको ये हमेशा पॉइंट को मैं वार्निंग में हमेशा बताता था कि आज नहीं तो कल ये इस प्रकार का बड़ा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है कोई ख़राब नहीं है, इनके दोनों के बिजनेस अच्छे हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या, ये कंपनी अगर हम लोग देखें, ठीक है, मेडिकल में आप सभी लोगों को हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है, तो नॉर्मल इनका बिजनेस अर्निंग चलता रहता है। और बाद में क्या आया, यस, कोविड-19 की एंट्री हो गई एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि सरकार ने बोल दिया कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए किधर भी मतलब जाना है, मतलब टेस्ट से रिलेटेड, तो वो सिर्फ RT-PCR जो टेस्ट रहती है उसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे वैलिड पकड़ा जाएगा। ठीक है, आप एंटीजेंट टेस्ट करोगे तो वैलिड नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो RT-PCR टेस्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो इसी चीज़ के चलते जो कंपनी, मान के चलिए यहाँ पे अगर ऐसे ही बोल रहा हूँ, 10 रुपया कमा रही थी, 10 रुपया कमा रही थी, 10 रुपया कमा रही थी, सडनली इतने सारे डिमांड आ गए टेस्टिंग के कि कंपनी ने लिटरली 500 कमाना स्टार्ट किया। आप अंदाज़ा लगाइए, जो 10 कमाते थे 500 कमाना स्टार्ट हो गए। क्यों? डिमांड आ गई। तो इतना तो पता था कि भाई ये जो डिमांड है ये एबनॉर्मल डिमांड है। ठीक है तो बिजनेस से रिलेटेड ही। ठीक है, ये कोई कंपनी ने अदर इनकम नहीं कमाया है फर्नीचर बेचकर, जो हम लोग देखते हैं कंपनी के PNL में, ये कंपनी का बिजनेस रिलेटेड ही है। बट ये बिजनेस का जो ये टाइम फ्रेम है ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हो वंस इन अ डिकेड हम लोग को देखने को मिल जाता है, वैसा है। क्योंकि कोविड जैसे चीज़ें बार बार नहीं होती है, और जो हुई तो इसमें क्या हो गया, कंपनी ने इतना बिजनेस कर लिया कि आप कह सकते हो कि कई सालों का पैसा कमा कर रख लिया। चाहे डॉक्टर लाल पाथ की भी अगर बात करें या फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की भी बात करें, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद क्या हो गया, स्टॉक नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि अभी इतना कमाई करके रखा हुआ है, उसके नंबर को आप मैच ही नहीं कर पाओगे कितना भी आप टेस्ट करवा लो। क्योंकि नॉर्मल जो यूजुअली टेस्टिंग चलती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो चलते हैं, उससे कितना मिलता होगा आपको? 40-50, बट जो कोविड में आपने कमाया है उस पीक को आप इमीडिएटली तो मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा आपको समझ में आना चाहिए। जिसको बिजनेस समझता है उसको ये चीज़ें समझ में आ जाती है। ठीक है, सो इन्होंने कमाई की, वो कोई फर्जी कमाई नहीं थी, बट यस, इस प्रकार का जो
फ्लो आता था कि भाई इतने टेस्टिंग करनी है, वो रोज थोड़ी ना आएगा, एंड इसीलिए स्टॉक फिर नीचे आया। तो स्टॉक जो नीचे आपको देखने को मिल रही, इनमें कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई खराबी नहीं है, बट यस इनको कम बैक करने के लिए टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, उस लेवल को मैच करने के लिए टाइम जरूर लगेगा। अभी देख सकते हो डॉक्टर लाल पाथलैब थोड़ा थोड़ा करके तो कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिजनेस कोई खराब नहीं है भाई, बट ये क्यों गिरा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्पाइस जेट, सो स्पाइस जेट की बात करेंगे तो एयरलाइन सेगमेंट में काम कर रहा है। और एयरलाइन सेगमेंट में जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ये गोल्डन पीरियड है। ठीक है, ग्रोथ भी है, इमेंस ग्रोथ भी है। ठीक है, डिमांड भी है। ठीक है, आपने अच्छा सप्लाई करना चाहिए। डिमांड है बट अगर आप सप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो स्पाइस जेट अगर देखा गया, इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, काफी वॉलेटाइल रहता है, बाप रे बाप। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे तेजी टिकती नहीं है इसमें। ये इसका इतिहास का जो चार्ट पैटर्न देख के समझ में आ जाता है। तेजी तो पकड़ लेता है, एकदम रॉकेट बन जाता है, रॉकेट बन जाता है, कितनी बार बना है देखो, बट ये नीचे भी एकदम जोरदार गिर जाता है। ठीक है, तो जिनको फोमो का बीमारी रहता है कि जो स्टॉक भाग रहा है उसको पीछे खरीदने के लिए पकड़ो, अगर उसको बीमारी स्पाइस जेट से रिलेटेड लग गई तो काफ़ी उसके लिए मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। एनीवेज, सो स्पाइस जेट भी अगर देखा गया, ठीक है, तो आप देख सकते हो लगातार घाटे में ही देखने को मिलती है कंपनी। ठीक है, एयरलाइन वाली कंपनियां घाटे में ही थी, चाहे हम लोग इंडिगो की भी अगर हम लोग बात करें। बट जैसे मैंने कहा कि अभी इनके पास वो गोल्डन टाइम है कि अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला। अभी वो क्या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे या नहीं वो देखने वाली बात है। बट स्पाइस जेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, इनके ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, अब गिनकर थक जाओगे। इतने सारे केसेस है, यहाँ पे किसी से पैसा ले लिया, वहाँ पे कुछ तो इश्यूज चल रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप अभी भी गूगल करके देखोगे ना, मैंने यस लिटरली अभी गूगल करके देखा है, तो इन्होंने बोला है, किसने, स्पाइस जेट ने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट को, किधर ना किधर इनका मामला कोर्ट में चलता रहता है। क्या बोला है उन्होंने कि हम लोग सेटल कर देंगे पैसा 30 सितंबर तक। ठीक है, तो ये बार 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 ये चीज़ें चलती रहती है, इसीलिए तेजी तो पकड़ लेता है बट वो तेजी टिक नहीं पाता है। जैसे ही कोर्ट से रिलेटेड कोई खबर आ जाती है स्टॉक गिरता है। बीच में तो एक कोर्ट ने तो बहुत बड़ी वार्निंग दी थी इनको कि भाई पैसा दे दो नहीं तो बंदी कर दो करके, ऐसा वार्निंग आया था। अब जस्ट इमेजिन करके देखना। तो ये दिक्कत हम लोग को स्पाइस जेट में काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे तो इनको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में पे आनी चाहिए कि एक लटकती हुई तलवार आपके हमेशा सर के ऊपर झूलती रहेगी, जो कि कभी भी यहाँ पे गिर सकती है। इस प्रकार की चीज़ें स्पाइस जेट में देखने को मिलती रहती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, केमिकल सेगमेंट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। ठीक है, अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में 30% तक नीचे यहाँ पे आ चुका है, और 5 साल का डेटा देखोगे तो अच्छा ही है। तो ये टॉप लेवल से 30-35% ये गिरा क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न है एक इंसान। ठीक है, जिस इंसान ने इस स्टॉक को ज़बरदस्त भगाया था, मतलब काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट हैंडल किया था, जो कंपनी के थे एमडी थे राधेश विलिंग जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी रिजाइन क्यों किया उन्होंने, ड्यू टू द पर्सनल रीजन। उन्होंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं लगाया एग्जिट करते वक्त, कंपनी में फ्रॉड है, गड़बड़े, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो पर्सनल रीजन यूजुअली क्या होता है, ठीक है, यूजुअली ऑब्वियसली हर किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी, यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है। ठीक है, हर कोई इंसान इसी के लिए तो काम करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए थे। भाई आपने इनको रोकना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कंपनी को काफ़ी अच्छा एक नए मुकाम तक, ऊंचाई तक लेकर गए थे, और उस व्यक्ति ने अभी रिज़ाइन यहाँ पे कर दिया। तो अभी नई व्यक्ति यहाँ पे आ चुके, अभी वो इस कंपनी को कैसे चलाएंगे वो देखने वाली यहाँ पे बात रहेगी। तो कंपनी में कोई फ्रॉड, गड़बड़, दिक्कत, इंटरनल इशू मतलब वैसे इशू नहीं है कि बिजनेस में कोई खराबी है करके, बट जो व्यक्ति था, जो कंपनी का आप बोल सकते कैप्टन था भाई, ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था, उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट करना, आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है वो इतना ईजी नहीं होता है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला, ऊपर से केमिकल सेक्टर है तो अलग से और तड़का यहाँ पे लग गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्राइडेंट, यस ट्राइडेंट की बात करें, इसको भी हम लोग पहले कवर करते थे। ठीक है, पहले तो ये 70-77 पे चलता था, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर कंपनी ने, आपको पता ही है, 1/10 यहाँ पे कर दिया, एक के बदले 10 शेयर स्प्लिट वाला, और फिर बाद में स्टॉक 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये ऐसे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको स्टडी करते थे, मिड कैप का ही ये स्टॉक था, बट ड्यू टू स्प्लिट ये काफ़ी हम लोगों को, मतलब बोलते हैं ना, प्राइसिंग से हिसाब से सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहा था। तो इसने रिटर्न तो एकदम तब ज़बरदस्त दे दिए, 1000% के यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दी थी। बट आपको पता ही है उसके बाद कभी ना कभी डाउनफॉल आ ही जाएगा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके बाद हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो कोई इंटरनल इशू यहाँ पे है नहीं, कंपनी का पूरा सेक्टर ही टेक्सटाइल का हम लोग को स्लो डाउन में जाते हुए देखने को मिल चुका है। जेएमएम फॉडलर की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, जेएमएम फॉडलर काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहा था, चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे जाके वो स्टॉक यहाँ पे रुक गया, वो अभी तक यहाँ पे रुका हुआ ही है। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही, पब्लिक डोमेन में भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो उन्होंने ओएफएस लाया था। ओएफएस लाना कोई गलत बात यहाँ पे है नहीं,
बट जो उन्होंने जिस प्राइस पे OFS लाया था 33% डिस्काउंट, भाई कौन लाता है इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर? चलो लाया तो लाया, बट उसी के साथ साथ देखा गया कि किसी ने तो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग SLB जो हम लोग कहते हैं वहाँ पे किसी ने तो शॉर्ट करके रखा था, मतलब पहले शेयर्स बेच करके रखे थे, ठीक है। ये तो FNO में था नहीं करके, तो इसीलिए मतलब जितना गिरेगा तो और उसको बेनिफिट होगा, तो इसी चीज़ के चलते वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इसी के बाद आप देख सकते हो वो स्टॉक उस लेवल तक अभी तक आते हुए देखने को नहीं मिला है। वरना कंपनी का बिजनेस देखा गया ग्लास लाइन इक्विपमेंट में 60% मार्केट शेयर है बॉस इनके पास, एकदम धाकड़ बिजनेस है। बट इस प्रकार की चीज़ों के बाद प्रमोटर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को मार्केट में घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड प्लस देखा गया केमिकल सेगमेंट, फार्मा सेक्टर, ये भी स्लो डाउन में जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि ग्लास लाइन इक्विपमेंट में देखा गया तो काफ़ी सेगमेंट में वो इस्तेमाल होता है, बट केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स ये इनके टॉप नॉच 2 इंडस्ट्रीज है और दोनों स्लो डाउन में चल रहे, तो इसलिए ये एक और तड़का JMM फॉडलर के ऊपर लगा। एंड सेम HLE ग्लास कोट में भी यही दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। कोई HLE ग्लास कोट में कोई यहाँ पे प्रमोटर लेवल और बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, बट यहाँ पे दिक्कत किस चीज़ से रिलेटेड? सेम वही ग्लास लाइन इक्विपमेंट 25% मार्केट शेयर है। एंड उसी के साथ साथ फिल्टरेशन डाइंग की भी बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या किससे रिलेटेड है? केमिकल एंड फार्मा, दोनों सेक्टर यहाँ पे हम लोग को स्लो डाउन में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी यूजुअली उतना कैपेक्स नहीं कर रही है, तो इनका भी डिमांड हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए कंपनी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आरती इंडस्ट्री SRF की अगर हम लोग बात करें, केमिकल सेक्टर स्लो डाउन है, इसलिए ये स्लो डाउन है। कंपनी कोई खराब यहाँ पे नहीं। अगेन याद रखना, अगर आप शेयर बाजार में लंबी पारी खेल रहे हो ना, ये सारी चीज़ें आपके हर किसी स्टॉक के साथ होने वाली है। आपको समझ होनी चाहिए कि बिजनेस परमानेंटली खराब हुआ है या फिर एक डिमांड टेम्पररी हिसाब से हॉल्ट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देन बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर, उसी के साथ साथ कैंपस, देन बाटा, तो ये भी कंपनियां काफ़ी स्लो में जाती हुई देखने को मिल चुकी है। इनका क्या प्रॉब्लम हो गया? अगेन सेम डिमांड के चलते, और इनका अगर पी की अगर हम लोग बात करें, कैंपस, बाटा, रिलैक्सो काफ़ी हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो हायर लेवल का पी नीचे लाना है तो ज़बरदस्त बिजनेस करना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, अर्निंग बढ़ाने पड़ेंगे, तब ये नीचे आएगा। बट प्रॉब्लम यही हो चुका है कि इनके अर्निंग्स उतने यहाँ पे नहीं बढ़ रहे। चाहे हम लोग यहाँ पे फिर रिलैक्सो की बात कर ले तो रिलैक्सो का भी डेटा हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी खराब नहीं है, बट येस अर्निंग्स एक ही रेंज में यहाँ पे अटके हुए हैं। 6 का EPS, 8 का EPS, 7, 7.5 का EPS है। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो कंपनी ओवर वैल्यूएशन में ही रह जाती है। कैंपस का भी वही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग हम लोग को 3.5, 4 के आसपास गया था, फिर वापस 3 के नीचे आया, फिर 3.5, 2.5 के आसपास, 2.25 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इनके जो हायर PS है वो नीचे लाने के लिए इनको तकलीफ यहाँ पे हो रही है। एंड बीच में हम लोगों ने देखा था GST से रिलेटेड कुछ बदलाव हुए थे, तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर हम लोग को टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिला था, मतलब वो प्रोडक्ट्स हम लोग को महंगे भी होते हुए देखने को मिले थे। तो ये एक दिक्कत देखने को मिली थी। मेट्रो ब्रांड देखा गया तो ये क्यों अच्छा यहाँ पे कर रहा है? क्योंकि मेट्रो ब्रांड हम एटलीस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अर्निंग्स अच्छे दिखाए। 7 का EPS, 13, 15 के आसपास, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट मेट्रो ब्रांड का जो रिटर्न है वो इनकम बाकी जो इनके पीयर्स है उससे हम लोग को बेटर नज़र यहाँ पे आ रहा है करके। देन अगर बात करें पेटीएम तो कितने सवाल आते रहते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। इनका बिजनेस काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस कम बैक करने के लिए मतलब काफ़ी समय इनको यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगेगा करके, बट अगर इसके लिए 20 साल लग गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये दिक्कत हम लोग को पेटीएम में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितने भी कंपनीज थे, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि ये बाय करो, ये सेल करो, ये होल्ड करो, या एवरेज करो करके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होती है, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।